आइए आज हम बात करते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र के परिणामों के बारे में। लोकतंत्र दुनिया की सबसे बेहतरीन शासन प्रणालियों में से एक है। अब हमें जो बेसिकली यहाँ पे चीज़ देखना है कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें हमारे सामने हैं कि जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा कि वो शासन कैसे बेहतर हैं शासन प्रणालियों से। तो एक जिसकी हम बात करते हैं कि नागरिकों के बीच समानता को ये बढ़ावा देता है। दूसरा, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार कर देता है ये। चौथा, संघर्षों को सुलझाने की एक विधि प्रदान करता है। पाँचवा, गलतियों को सुधारने की एक जगह देता है। और पाँचवा है ये कि जनता को अपने शासक चुनने का अधिकार होगा और जनता अपने शासकों पर नियंत्रण रख सकेगी। अगर हम बात करते हैं कि नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, तो यहाँ पे सभी नागरिक समान है। राइट टू इक्वल वोट है, राइट इक्वल सभी को राइट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देगा और ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। कोई भी शासक जनता से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 5 साल बाद उसे अपने आप को बहुमत सिद्ध करने के लिए दोबारा जनता के पास जाना पड़ेगा, चुनने के लिए जनता के पास जाना पड़ेगा। तो जनता ही सुप्रीम पावर है, वो सोवर्निटी पावर यानी संप्रभुता देश की है। निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। यहाँ पे क्या विपक्ष और विपक्ष दोनों तरीके के लोग हैं, और अगर पक्ष वाले यानी रूलिंग पार्टी अगर कोई कानून लेकर आती है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी है, तो विपक्ष वाले तुरंत उसे ऑब्जेक्ट करते हैं और यह पर्याप्त विचार विमर्श होने के बाद में कोई निर्णय लिया जाता है, कोई कानून बनता है। जब हम बात करेंगे कि ये संघर्षों को सुलझाने की विधि प्रदान करता है। अगर कानून में कोई गलती हो भी जाती है तो संविधान में अमेंडमेंट करने का यानी सुधार करने का ऑप्शन होता है। तो हम जो है संविधान को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। जनता है ना, अपने शासक को खुद चुनती है। तो जनता की प्रेफरेंस वाला, जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने वाला नेता ही शासक बनता है। तो ये डेमोक्रेसी की कुछ यहाँ पे हमने फीचर की बात की है कि ये अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर कैसे हैं। अगर क्वेश्चन आपको कुछ भी ना पता हो और लोकतंत्र के परिणाम लिखने के लिए बजाय उसकी विशेषता लिखने के लिए भी आ जाएं, तो आप इन 6 पॉइंटों को भी लिख सकते हो। और देखिए 7वां पॉइंट इसमें सत्ता की साझेदारी भी है, यानी सत्ता की साझेदारी यानी सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी रीजन के हों, किसी भी रिलीजन के हों, तो सबका इसमें समावेश होता है। तो यहाँ पे हमने 7 दिए हुए हैं। इन 7 पॉइंटों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 5 पॉइंट देंगे, यानी जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतने पॉइंट आपको कम से कम देने हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 पॉइंट दे रखे हैं। अभी देखिए ये बात है कि ये आज विश्व के 100 से अधिक देश किसी न किसी प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीति का दावा करते हैं और अभ्यास करते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि वो लोकतांत्रिक कैसे हैं। जैसे उनके पास एक संविधान है, एक फार्मूला है कॉन्स्टिट्यूशंस का, वहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड होते हैं यानी चुनाव होते हैं वहाँ पर रेगुलर। उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए और विपक्ष में बैठने के लिए, और वहाँ पे नागरिकों को अधिकारों की गारंटी दी जाती है। यानी कि एक हम लोग देखिए सभी लोकतांत्रिक देशों में समान राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने उन बातों को रखा है जो कॉमन है कि वहाँ पे इस तरह की कॉमन व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इसमें भी अलग अलग देशों में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन तौर पर हमने निकाला है कि ये जो है ज़्यादातर लोकतांत्रिक देश जो लोकतंत्र होने का दावा करते हैं उनमें चीज़ें कॉमन हैं। अब देखिए लोकतंत्र की विशेषताएं की जब हम बात करेंगे तो ये जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार यानी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन है ना, ये कि कोई भी सरकार अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे, ये अलग से क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो। लेकिन अगर ये अकाउंटेबल का अलग से आएगा, रिस्पॉन्सिव का अलग से आएगा, ठीक है, तो ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में क्वेश्चन ये अलग से भी आएंगे। ठीक है, तो हमें विशेषताएं पढ़ रहे हैं। विशेषताओं में एक विशेषता हमने ये पढ़ी है कि जवाबदेह सरकार, फिर उत्तरदायी सरकार, फिर वैध सरकार।
ये सारी विशेषताएं हैं। आपके पास 3 पॉइंट हैं, अगर और भी आपके पास हमने पहले भी 7 पॉइंट बताए हैं, वो भी इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। तो हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी जवाबदेह सरकार की बात करते हैं। तो कोई भी सरकार लोकतंत्र में है तो वो नागरिकों के प्रति जवाबदेह होगी और वह अपने नागरिकों के लिए किए गए सभी निर्णयों के लिए वो जिम्मेदार, जो भी वो निर्णय ले रही है उसके लिए वो अकाउंटेबल है, लोगों को ध्यान में रख करके काम करेगी वो, ठीक है। और उसका काम केवल यही नहीं कि वो अपने काम करे, नहीं, वो अपने काम है निर्वाचित काम को तो उसे पूरा करना ही करना है। और जो गैर निर्वाचित पोस्ट हैं यानी कि जो नॉन इलेक्टेड पोस्ट हैं, जो जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकर्स वगैरह हैं, सरकारी सेवक वगैरह हैं, उन सबसे काम कराने का दायित्व भी इन्हीं का है। अगर पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं, अगर टीचर काम नहीं कर रहे हैं, अदर पोस्ट काम नहीं कर रहे, तो वो ये नहीं है कि उनका काम, उनसे काम कराने का काम भी नेताओं का या सरकारों का है, तो उसकी जवाबदेही भी सरकार की ही तय की जाएगी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इसके बारे में कि उत्तरदायी सरकार कैसे, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसे है, तो लोकतंत्र जो सरकार है उसे अपनी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, शिकायतों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना पड़ेगा, अच्छी सरकार प्रदान करानी है उसे, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रखनी है उसे, ठीक है। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के ऊपर आधारित है। नागरिकों का अधिकार है कि वो प्रक्रिया का यानी कि कानून किस प्रकार से बनते हैं, यानी कोई कानून बना है वो सही बना है गलत बना है उसके बारे में जांचने का अधिकार जनता को है, इसे हम ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे। और देखिए वैध सरकार कौन सी है? वैध सरकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके की सरकार होती हैं, कि एक जो वैध सरकार है, एक नॉन वैध सरकार। यानी वैध सरकार वो है जिसे वर्ल्ड एक परमिशन देता है कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार से सरकारों को चुना जाए, उसकी एक लीगल प्रक्रिया होती है, यानी कानूनी तरीका होता है कि उससे ये सरकार हमारी चुनी जाती है। और वो ज़्यादातर सभी देशों में अलग अलग भी हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में सर्वमान्य है कि हमारे यहाँ पुराने टाइम से इसी प्रकार सरकार चुनी हुई आ रही है, तो उसी प्रकार सरकार चुनी जाएंगी। तो ये क्या एक वैध तरीका है, और देशों में अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। तो वो एक वैध सरकार कहलाएगी। हमारे यहाँ जो सरकार है वो वैध सरकार कैसे कहलाती है, ठीक है, वो वैध सरकार कैसे है? तो इसके पहली बात है कि लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो जनता के द्वारा चुनी जाएंगी। ये वैध सरकार का एक फार्मूला है कि अगर वैध सरकार है यानी कि एक लीगल गवर्नमेंट है तो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। दूसरा, यहाँ पे रेगुलर टाइम पे इलेक्शंस हेल्ड होंगे, यानी कि किसी देश में 4 साल बाद चुनाव होते हैं, किसी देश में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, किसी देश में 6 साल बाद चुनाव होते हैं, यानी कि एक डेट वहाँ पे फिक्स है, टाइम फिक्स है कि इतने समय के बाद में दोबारा इलेक्शंस होना कंपलसरी है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, यानी भेदभाव नहीं होगा चुनाव में। जो रूलिंग पार्टी हैं, अपोजिशन पार्टी हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं और सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी, ठीक है। सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक जनता का सरकार पर भरोसा है। देखिए सरकार वो जब तक सत्ता में है रूलिंग पार्टी जब तक जनता ने उस सरकार को मैंडेट दिया है, यानी मैंडेट वो जनता का भरोसा कहलाता है। जैसे 545 हमारे देश के अंदर लोकसभा में सीटें हैं, तो 273 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। तो ये जो मैंडेट है ये जनता का भरोसा है कि इससे कम सरकार नहीं होनी चाहिए, सीटें से ज़्यादा होनी चाहिए जो सरकार चलाएगी। अगर अगर किसी पार्टी के 272 भी हो गए तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जनता का भरोसा उससे कम हो जाएगा। तो या तो वो गठबंधन की सरकार बनाए या फिर दोबारा से इलेक्शन में जाए और दोबारा जनता से मैंडेट लेकर के आए। और देखिए यहाँ पे क्या है, जनता संप्रभु है, यानी जनता सुप्रीम पावर है डेमोक्रेसी के अंदर। और जब तक जनता सुप्रीम पावर डेमोक्रेसी के अंदर तब तक वो सरकार लीगल है। जिस दिन हमारे यहाँ रेगुलर टाइम पे इलेक्शंस होने बंद हो जाएंगे, एक पार्टी की डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तो जनता सुप्रीम नहीं रहेगी, तो सरकार क्या हो जाएगी, इनलीगल हो जाएगी। यहाँ पे क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, यानी कि सभी लोगों को जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं बिना किसी भेदभाव के, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रीजन, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किए बिना सभी लोगों को राइट टू वोट है। दूसरी जो विशेषता की हम बात करेंगे वो आर्थिक वृद्धि और विकास की बात करेंगे। लोकतंत्र में आर्थिक वृद्धि और विकास कैसे होता है।
तो इसमें क्या है, आर्थिक वृद्धि और विकास में लोकतंत्र के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सारे के सारे प्रत्येक नागरिक को उसमें से अपना उचित हिस्सा मिलेगा। और हो सकता है कि हम जो गरीब लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि उनकी गरीबी ख़त्म हो सके। तो यहाँ पे क्या है, एक आर्थिक समानता लाने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या, आय का लगभग है ना समान वितरण करने की हम कोशिश करते हैं। और अमीर वर्ग टैक्स देंगे और गरीब लोग क्या होंगे, कुछ हद तक उन्हें छूट मिल जाएगी। एक निश्चित जो है इनकम स्लैब बना लेते हैं कि इससे नीचे वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी गरीब लोग टैक्स नहीं देते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी आय का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, जो जन कल्याण के कामों में हम लोग यूज़ करते हैं। जबकि यही अगर हम तानाशाही देशों की तुलना में देखें तो तानाशाही देशों में क्या है, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो पावरफुल लोगों के हाथ में, एलीट क्लास के लोगों के हाथ में वो केंद्रित हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। और लोग तानाशाही सरकारों को जनता के पास मैंडेट लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, इसीलिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं, तो वो अपनी मनमर्जी करते हैं और जनता का शोषण करते हैं। ठीक है। और हम जब बात करते हैं तीसरी बात है कि असमानता और गरीबी में कमी। ठीक है, असमानता और गरीबी में भी कमी वहाँ पे आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सभी लोगों को लोकतंत्र के अंदर समान अधिकार दिए जाते हैं। और इसके लिए ना कदम उठाते हैं, जैसे आर्टिकल 14 अगर हम भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक की अगर हम देखते हैं, आर्टिकल 18 तक, तो राइट टू इक्वालिटी, न्यायालय के साथ समक्ष समानता, वो जाति धर्म आधार पे जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 बोलता है कि रोजगार की समानता रहेगी, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। ठीक है। तो इस तरीके की जो बातें हैं कि वहाँ पे समानता लाने की कोशिश की गई है संविधानों के द्वारा लोकतांत्रिक देशों के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या राजनीतिक समानता भी होती है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है और चुनाव वोट देने का अधिकार सभी लोगों को वयस्क मताधिकार भी है। और यहाँ क्या होगा कि एक व्यक्ति एक ही वोट देगा, ये नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसे 2 वोट 3 वोट 4 वोट देने का अधिकार मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सामाजिक समानता होगी। अभी 14 से 18 की हमने भी बात करी थी कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बोला गया है। ठीक है। और सरकार है ना बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। सरकार क्या काम करेगी, जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारी शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, हमारी जो फूड ग्रेन, इन लोगों का पेट भरना, ये सब हमारी, तो इन बेसिक ज़रूरतों को लोकतंत्र में सरकार के द्वारा हल करने की कोशिश की जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि आपके यहाँ कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, सरकार आप गरीब लोगों को 2 राशन की दुकान पे बहुत ही कम दामों में अनाज भी प्रदान करती है, कई जगह फ्री में भी प्रदान करती है। तो बेसिक फैसिलिटीज सरकार यहाँ पे उपलब्ध कराती है। ठीक है। सामाजिक विविधता का समायोजन करती है, यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो हर तरीके के लोगों का डेमोक्रेसी में अकोमोडेट करती है, उसका समायोजन करती है, सभी लोगों को मौका देती है। जैसे भारत बहुत ही ज़्यादा विभिन्नता वाला देश है, तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस, रीजन, रिलीजन, कास्ट आदि सभी लोग चीज़ें हैं। अब आप जब भारतीय राजनीति का विश्लेषण करोगे या भारत के पार्लियामेंट में जो नेता हैं उनके बारे में देखोगे, तो भारत की पार्लियामेंट में जो सांसद होंगे वो हर एक रीजन से आए होंगे, सभी रिलीजन के होते हैं, सभी कास्ट के होते हैं, जेंडर भी मेल फीमेल दोनों ही हैं। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, सभी लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की है ताकि हमारा कोई भी भाग विकास से अछूता ना रह जाए। ठीक है। और इसमें क्या बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं ताकि क्या है, सरकार में सभी लोगों का विकास हो सके। ये नहीं है कि ये लोग कम हैं तो हम उन्हें दबा के रखेंगे या उनको जब विकास का अधिकार नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में सभी लोगों को अपने जो है विकास करने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हर एक वोट ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के अंदर एक एक वोट से जीत हार का फैसला होता है। तो अल्पसंख्यकों के वोट की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाती है और सभी लोगों का सामंजस्य हो जाता है और सभी लोगों का विकास अच्छी तरह से होता है। अब देखिए, जब राजनीतिक समानता की हम बात करेंगे, राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो वोट देने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अभी पहले भी आया है, एक व्यक्ति एक वोट देगा। तो देखिए ये सारी बातें वही हैं जो हमने भी पहले बात की है। ठीक है। अब नागरिकों की
ये डिग्निटी फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स भी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर के जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी से अपने पॉइंट लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में ये हमने ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता का यहाँ पर बहुत ख्याल रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सबको सम्मान देने का अधिकार हो गया, जनता यहाँ पे क्या है, संप्रभु है। ठीक है, राजनीतिक समानता दिया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या जनता के अधिकारों को बढ़ा रही है, उनके मान सम्मान को बढ़ा रही है। ठीक है, सभी लोगों के समान अधिकार हैं, समान कर्तव्य हैं। गरीब लोगों को हम कुछ स्पेशल सुविधाएं भी देते हैं, उनका आर्थिक सम्मान भी करते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, संस्कृति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या नागरिकों की सम्मान को बढ़ाता है। तो नागरिकों के सम्मान को किस तरह से क्वेश्चन इसका एक 3 नंबर के अंदर फ्रेम जरूर होगा कि नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा को ये किस तरह से प्रमोट करता है। ठीक है, अब देखिए हम इस एक बार दोबारा से इस चैप्टर को देखते हैं कि देखिए एक एक पॉइंट के अंदर है ना, अगर ये लोकतंत्र की विशेषताएं आ जाएँ तो आपके पास पॉइंट्स की कोई कमी नहीं है। लॉट ऑफ आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए जितनी भी हेडिंग्स हैं सारे लोकतंत्र की विशेषताएं ही चल रही हैं। हमने इसमें ना अब जो स्पेशल हमने अगर मान लीजिए 5 की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ बात ये देखिए, जवाबदेही, उत्तरदायी और गैर सरकार, इनमें क्वेश्चन ये सिंपल अकेला भी आएगा और सबके अलग से 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।